वेलकम टू द इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम जुनून क्रैश कोर्स का फर्स्ट जो टेस्ट है उसका केमिस्ट्री सॉल्यूशन करेंगे और केमिस्ट्री का पेपर देखते हैं किस तरह से आया है इस बार। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 91, पेपर के हिसाब से ये 91 होगा बेटा, वैसे केमिस्ट्री का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स CO3 इन R। ठीक है, तो CO3 माइनस 2 की बात की जाए अगर, तो CO3 माइनस 2 बेटा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएगा ये, जैसे देखते हैं कितने स्ट्रक्चर बनाएगा। तो जनरली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा 3। कितने बनते हैं? 3। तो मैं देखूंगा कैसे बनेंगे। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, यहां पे आप ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज दे दोगे, यहां पे ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दे दोगे। ये इसका स्ट्रक्चर नंबर बेटा 1 हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूं ये कार्बन, इस बार इस वाले को मैंने सिंगल बॉन्ड दे दिया, इसको बेटा क्या कर दिया? डबल बॉन्ड कर दिया, और इसको मैंने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ये इसका स्ट्रक्चर नंबर 2 हो गया बेटा। ऐसे ही मैं बात करता हूं इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर नंबर 3 की बात अगर की जाए तो कार्बन, इसको बेटा इस बार डबल बॉन्ड से दिखा दो, इसको सिंगल बॉन्ड से, और इसको भी बेटा सिंगल बॉन्ड से। इनके पास सबके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं बेटा। तो क्या होगा, एक बात सुन लो। अब अगर इसका एक एक्चुअल स्ट्रक्चर देखूं मैं, तो वो होता है कार्बन ऐसे करके आओ, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये बेटा इस तरह से आपको डॉटेड डॉटेड दिखाई देगा। मतलब ये डबल बॉन्ड हर जगह पे है। कैसा है? ये डबल बॉन्ड तीनों जगह लोकेट होके चारों तरफ घूम रहा है। क्या कर रहा है? चारों तरफ घूम रहा है। तो बेटा एक बात बताओ अब मुझे, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, 1 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड। बेटा ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यही क्वेश्चन आंसर लगा देते हैं इसका कि 1 डबल बॉन्ड, लेकिन बेटा ये क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड का रोटेशन सब जगह हो रहा है। क्या हो रहा है? सब जगह हो रहा है। तो अनइक्वल बॉन्ड लेंथ, ये वाली बात भी बेटा क्या हो गई? गलत हो गई। तीसरी बात यह कि ऐसा जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो बेटा सबकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है। कैसी होती है? इक्विवेलेंट होती है। तो ऑल इक्विवेलेंट बेटा इसका आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड। क्या आंसर जाएगा इसका? थर्ड, क्योंकि ऑल इक्विवेलेंट बॉन्ड लेंथ। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। सबकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ इक्विवेलेंट। ठीक है, ये होगी बॉन्ड लेंथ इक्विवेलेंट। क्लियर। उसके बाद बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आ गया आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 92 बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेजोनेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा आपसे? रेजोनेंस की बात कर रहा है। तो रेजोनेंस में पहला स्टेटमेंट है, द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन कैनोनिकल फॉर्म एंड अदर फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन अदर कैनोनिकल फॉर्म। बेटा एक टाइम में एक फ्रैक्शन और दूसरे टाइम में दूसरा फ्रैक्शन, कभी भी ऐसा नहीं होता है। डज नॉट एग्जिस्ट, कभी भी ऐसी फॉर्म नहीं बनाता है। दूसरी बात, तो पहली बात क्या हो गई बेटा? स्टेटमेंट 1 सही बात है, बिल्कुल एकदम सही, करेक्ट बोल रहा है। अगली बात पे आते हैं, स्टेटमेंट 2, कैनोनिकल फॉर्म रिप्रेजेंट रियल। बेटा यहीं पे ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये एक रियल स्ट्रक्चर नहीं है। कभी भी आप सोचो कि रियल स्ट्रक्चर, तो रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। कैसा बेटा? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी बेटा? गलत हो जाएगी। द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर माना जाता है। तो बेटा हम इसमें क्या देखेंगे? ये वाली बात हमारी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। रियल आइसोलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ये नहीं होगा। तो बेटा पहला और तीसरा, कौन सा वाला? पहला और तीसरा सही है। तो देख लेते हैं अब ऑप्शन में हम, स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट। बेटा यही वाली बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका 92। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 93 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू VSEPAR थ्योरी। ठीक है, तो ये थ्योरी हम देखेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आपने पढ़ा होगा, तो उसके बारे में बात कर रहा है। द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। बिल्कुल सही बात है बेटा। दूसरी बात, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। बिल्कुल सही बात है बेटा। अब अगली बात क्या कह रहा है? These pairs of electron tends to occupy such position in space that maximum repulsion। बेटा मैक्सिमम रिपल्शन नहीं होता है, यहां पे क्या होता है हमारे पास? मिनिमम रिपल्शन होता है। क्या होता है बेटा? मिनिमम रिपल्शन होगा, तभी ये बैलेंस बनाएगा। मिनिमम रिपल्शन। क्लियर है? तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी? यहां से
गलत हो जाएगी। कंसीडर द फॉलोइंग, क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट। इस बात पे ध्यान देना था आपको। तो यहां पे क्या हो गया बेटा, पहली बात बिल्कुल सही हो गई, दूसरी बात बिल्कुल सही हो गई, ठीक है। तीसरी बात हमको क्या मिल गई, गलत मिल गई। चौथा भी देख लेते हैं, जब आंसर तो वैसे मिल गया इसका 3, हमको क्या मिल गया बेटा, 3 आंसर चला जाएगा, लेकिन हमको चौथा भी देख लेना है। द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अनदर। एक दूसरे से क्या बनाता है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस बनाता है। क्या बनाता है, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो बेटा ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, सही। तो इसलिए आंसर क्या चला जाएगा आपका 3। क्या आंसर जाएगा इसका बेटा, 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन बाहर गया बेटा, सबसे ज्यादा दिक्कत आप लोगों को क्या करता होगा, असर्शन रीजन ही करता होगा। तो असर्शन रीजन को देख लेते हैं कैसे करना होता है। असर्शन बोल रहा है लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बताएं, लोन पेयर ग्रेटर होता है किससे बेटा, बॉन्ड पेयर से। क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना, क्लियर। इसका पूरा अगर मैं एक तरह से दिखना चाहूं तो लोन पेयर फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, क्लियर। और उसके बाद कौन आता है, बॉन्ड पेयर, क्लियर। इस तरह से आप देख लो, बॉन्ड पेयर बेटा। अगर मैं यहां पे देखूं तो लोन पेयर क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, बॉन्ड पेयर से। क्लियर है बेटा, बताओ हाँ या ना। तो लोन पेयर ज्यादा होता है किससे बेटा, बॉन्ड पेयर से। क्लियर हो गया। तो अब आप एक बात बताओ, पहली वाली बात असर्शन लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या कह रहा है, ईच बॉन्डेड पेयर इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम, हर एक बॉन्डेड 2 एटम के बीच में शेयर कर रहा है। लोन पेयर आर लोकलाइज्ड ऑन द सेंट्रल एटम। और लोन पेयर बेटा कहां पे है, लोन पेयर कहां पे है, लोन पेयर जो है वो सेंट्रल एटम पे है, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रही है किसको, फर्स्ट वाले रीजन को। मतलब जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन बिल्कुल बहुत अच्छे से कर रहा है। इस वजह से बेटा इसका आंसर क्या चला जाएगा, ए। बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर द इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको पता है H2 बनाना है हमको। तो H2 की बात अगर की जाए बेटा, तो 2 हाइड्रोजन, पहला क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं। व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स आर एट लार्ज डिस्टेंस देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। सही बात है बेटा। अगर आप देखो तो H यहाँ पे होगा, मान लो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास बेटा क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से HH आएगा। क्लियर है। अब देखते हैं, attractive force arise between nucleus of one atom and electron of the other atom। अब बात क्या आ रही है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है बेटा, एक बात अगर मैं देखना चाहूं तो ये इस तरह से मान लो है आपके पास, और ये इस तरह से है बेटा आपके पास। ये इसका सेंटर में न्यूक्लियस होगा, ये इसके सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस मान लो इस तरह से। तो यहाँ पे मान लो आप इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या दे दिया आपने, ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिया। इस तरह से कंडीशन दिखा रहे हैं हम। तो जब ये कंडीशन दिखा रहे हैं तो बेटा क्या होगा, ये इसका जो अट्रैक्शन होगा वो इससे होगा, क्योंकि इसके पास बेटा पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी बेटा पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है। इसका अट्रैक्शन किसके साथ, इसके साथ में होगा। ऐसे ही बेटा इस वाले का जो अट्रैक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इधर से क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। इधर वाला जो पॉजिटिव है ये आपस में बेटा क्या करेगा, बताओ जल्दी से, ये क्या होगा, ये दोनों आपस में बेटा क्या मारेंगे, रिपेल मारेंगे एक दूसरे को। तो ये रिपेल फोर्स हो गया, ये अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। कौन सा फोर्स हो गया बेटा, अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होना चाहिए, रिपेल फोर्स कम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स अराइज बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर। तो बेटा देखो अट्रैक्टिव फोर्स कहां लग रहा है, एक जगह का न्यूक्लियस ले लिया, एक जगह का आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो बिल्कुल बात सही है बेटा, पहली वाली बात भी सही है और दूसरी वाली बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो अब बताओ, रिपल्सिव फोर्स अराइज बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 एटम्स एंड न्यूक्लियर ऑफ 2 एटम्स। repulsive force arise between electrons of 2 atoms and nuclei of 2 atoms। net repulsive force is greater than the net attractive force। बताओ, अगर बेटा रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स से, तब तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा। तो जब बॉन्ड नहीं बनेगा तो बेटा यही वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसका आंसर बेटा क्या चला जाएगा, आंसर इसका जाएगा 4। क्या जाएगा बेटा, 4। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगली बात करते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट की।
अच्छा बस आप ये जो क्वेश्चन है, न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट एज टू हाइड्रोजन एटम अप्रोच ईच अदर, सही बात है। न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट होगा दो हाइड्रोजन एटम पे, तभी वो दोनों एक दूसरे के तरफ आएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन न्यू रिपल्सिव फोर्स, बिल्कुल सही बात है, एकदम बिल्कुल। पहली वाली बात भी बिल्कुल सही, दूसरी वाली बात भी बिल्कुल सही। बेटा अभी जस्ट बता के आया कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है, कौन सा फोर्स है बेटा, देख लो, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होना चाहिए किससे बेटा, रिपल्सिव फोर्स से। किससे ज्यादा होना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स से। तभी क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और यही फेवरेबल कंडीशन है। क्या है आपके पास, फेवरेबल कंडीशन। तो अट्रैक्टिव फोर्स बेटा क्या होना चाहिए आपके पास, ज्यादा होना चाहिए, और रिपल्सिव फोर्स बेटा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो पोटेंशियल, अब देखो क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन द न्यू रिपल्सिव फोर्स, सही बात है। अगली बात क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस टू एटम अप्रोच ईच अदर, बेटा बिल्कुल गलत बात है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, टू एटम को अप्रोच करोगे तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, तो बेटा स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस वजह से बेटा क्या होना चाहिए, ये वाली बात गलत हो गई। पूछ रहा था आपसे यहाँ पे भी नॉट करेक्ट, क्या पूछ रहा था, नॉट करेक्ट पूछ रहा था। तो बेटा आंसर क्या चला जाएगा इसका, 3 चला जाएगा। कौन सा, 3। अगर आप चौथा ऑप्शन देखना चाह रहे हैं, देख लीजिए, मिनिमम एनर्जी इज अटेन्ड व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस फोर्स ऑफ रिपल्शन, सही बात है बेटा। मिनिमम एनर्जी अटेन हो जाएगी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस कर दे फोर्स ऑफ रिपल्शन को, तो रिपल्शन कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो बेटा ये वाली बात भी आपकी कौन सी थी, सही थी। तो आंसर बेटा इसका कौन सा चला जाएगा, 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। असर्शन रीजन फिर से आ गया, और ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो असर्शन रीजन आप देखते हो वो बहुत अच्छे क्वेश्चन में आते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा असर्शन की, तो असर्शन कह रहा है सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सही बात है बिल्कुल बेटा। आप देखो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो, मान लो एस और एस में बना रहे हो, तो ये आपने एस ले लिया, ये एस ले लिया, बेटा इनके बीच में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्लियर। अगर आप किसके बीच में बनाना चाह रहे हो, एस और पी के बीच में, तो आपने एस ले लिया, और यहां से आपके पास ये पी ऑर्बिटल आ गया, तो बेटा ये बॉन्ड कौन सा बना देगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना देगा। ऐसे ही पी की बात कर लो, किसकी बात कर लो, ये मान लो ये पी हो गया बेटा इस तरह से, और ऐसे ही आपने क्या बनाया, ये पी। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है बेटा, ये कौन सी बॉन्डिंग होगी, सिग्मा बॉन्डिंग होगी। कौन सी बॉन्डिंग होगी बेटा, सिग्मा बॉन्डिंग। और सिग्मा बॉन्डिंग आप जानते हो कैसे होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये बेटा ये क्या है, ये जनरल देखोगे आप, तो ये वाली कौन सी एक्सिस है बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो जाएगी। तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, सिग्मा बॉन्डिंग। तो पहला असर्शन तो बेटा बिल्कुल सही हो गया, असर्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो दिस रीजन पढ़ते हैं इसका, द टाइप ऑफ ओवरलैप, इस टाइप की ओवरलैप को बेटा हेड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप भी बोला जाता है। तो बेटा हेड ऑन मतलब आपने क्या किया, हेड ऑन कर दिया, तो इसको बोला जाता है बेटा क्या, एक्सियल ओवरलैप। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप हेड ऑन ओवरलैप। तो ये दोनों ही बातें बेटा करेक्ट है, और इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्लियर है। तो इसका आंसर बेटा क्या हो गया, फर्स्ट। क्या आंसर हो गया, फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। 98 की बात क्या, फिर से असर्शन रीजन आया हमारे पास। इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, बेटा आप क्या बना रहे हो इस बार, पाई बॉन्ड बना रहे हो। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन सच अ वे दैट देयर एक्सेस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे बेटा ई हो जाएगा ऐसे करके, एक्सेस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर, सही बात है बेटा। असर्शन बिल्कुल सही है कि जब आप पाई बॉन्ड बनाते हो, मान लो पाई बॉन्ड बेटा एस एस में तो बनेगा ही नहीं, पहली बात तो ये हो गई, ये हो गया गलत, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, पी को ऐसे ले लो, और इसकी ओवरलैप बेटा इस तरह से करा दो, ऐसे करके। तो ये आपने साइड वाइज साइड ओवरलैप कराया, कैसे ओवरलैप कराया, साइड वाइज साइड ओवरलैप कराया है। तो जब वो साइड वाइज साइड ओवरलैप कराया है, तो बेटा एक दूसरे के कैसे आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो यहाँ पे बेटा आपको कौन सा बॉन्ड मिलेगा, पाई बॉन्ड मिलेगा। कौन सा बॉन्ड मिलेगा, पाई बॉन्ड मिलेगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, पैरेलल टू ईच अदर, बिल्कुल राइट बात हो गई। द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप थोड़ी कर रहे हैं, ये तो ऐसे करके ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये ऐसे करके जो आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इस पे तो ओवरलैप ही नहीं कर रहे हैं। तो जब इस पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो बेटा सेकंड वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हमको आंसर देखना है बेटा, असर्शन सही है, रीजन इसका गलत है। तो रीजन बेटा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आंसर क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं इस तरह से, आंसर इक्वल्स टू बेटा 3, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
अब इस स्टेटमेंट को फॉलो करना है। देखो क्या क्या कह रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सही बात है बेटा, जितना ज्यादा एक्सटेंट होगा ओवरलैपिंग का उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उसकी। ठीक है, बात बिल्कुल सही बात है। इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, किसके केस में बेटा, सिग्मा बॉन्ड के केस में क्या होगा, द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक प्लेस टू अ लार्जर एक्सटेंट। सही बात है बेटा, अब सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो आप तो ओवरलैपिंग जो हो रही है वो लार्जर एक्सटेंट पे हो रही है, तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बेटा स्ट्रॉन्गर होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है। तो बेटा ये वाली बात बिल्कुल एकदम सही हो गई। आगे बढ़ो, पाई बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड बिकॉज ऑफ अ ग्रेटर ओवरलैपिंग। बेटा यहीं पे क्या हो गया, ये बात गलत हो गई। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, ये क्या कह रहे हैं, पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ सिग्मा बॉन्ड, तो ये वाली बात बेटा गलत। लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, इन पी पाई बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बेटा, पाई बॉन्ड, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अकर्स टू अ स्मॉलर। बिल्कुल सही बात है बेटा, पाई बॉन्ड में स्मॉलर एक्सटेंट से ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड में लार्जर एक्सटेंट से ओवरलैपिंग होती है, तो ये वाली बात बेटा बिल्कुल सही हो गई। तो आंसर क्या चला गया इसका, 3 चला गया। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं आंसर इक्वल्स टू क्या, 3। ओके, क्लियर है। चलो सर आगे बढ़ो। अब बात आती है थोड़ी सी हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन आप लोग जानते होंगे, तो उसके बारे में थोड़ी सा जिक्र है। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइलेंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के फीचर बताने हैं आपको। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। बेटा बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ट्रू, ये बात हमारे पास सही है। ठीक है, तो ये हम क्या कह रहा है, ऐसे बोल रहा है ये नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसे बोल रहा है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल है नंबर ऑफ, इक्वल है किसके, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। किसके इक्वल है बेटा, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल राइट बात है। अगला, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। बिल्कुल सही बात है बेटा, दोनों की एनर्जी एंड इक्विवेलेंट शेप जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, एनर्जी भी इक्विवेलेंट होती है और शेप भी बेटा क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको क्या मिल गई, सही मिल गई। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर लेस इफेक्टिव देन प्योर। बेटा ये लेस इफेक्टिव जो दिख रहा है ना, इसकी जगह पे हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो मोर इफेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मोर इफेक्टिव होते हैं। तो ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस टू हैव मिनिमम रिपल्शन। बिल्कुल सही बात है, इनके पास क्या होता है बेटा, मिनिमम रिपल्शन होता है। तो अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना चाह रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना चाह रहे हो, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा आपको देखने को, मिनिमम कैसा रिपल्शन देखने को मिलना चाहिए बेटा, मिनिमम रिपल्शन मिलना चाहिए। ठीक है, मिनिमम रिपल्शन होगा तभी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, तो मिनिमम रिपल्शन बात बिल्कुल सही है। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके पास मोर इफेक्टिव। कैसे होते हैं बेटा, मोर इफेक्टिव होते हैं, लेकिन ये आंसर में क्या बोल रहा है कि लेस इफेक्टिव। तो बेटा ये वाली बात गलत हो जाएगी। तो अब देखो भाई, पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला गलत है, चौथा वाला सही है। तो बेटा आंसर क्या है, ए बी डी, ए सही है, बी सही है, डी सही है। ठीक है, तो आंसर क्या गया इसका, बी गया। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement are correct for PCl5? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। PCl5 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि PCl5 का स्ट्रक्चर बेटा बनता है, फास्फोरस ले लिया। अब फास्फोरस के पास आपको पता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस, 5। तो बेटा एक Cl यहां लगा दो, एक Cl यहां लगा दो, एक Cl बेटा इधर लगा दो, एक Cl यहां पे आ गया और एक Cl बेटा इस तरह से ये आ गया। ठीक है, ये कंडीशन होती है। ठीक, अब आप बताओ, ये कंडीशन है आपके पास, ये एक्सियल 2 फॉर्म ऐसे आ गए ऊपर नीचे, और ये बेटा 3 एक साइड। ये अब ये देखो क्या कह रहा है, 3pCl बॉन्ड, ऑप्शन पढ़ो बेटा, 3pCl बॉन्ड्स आर लाई इन वन प्लेन। 3pCl बेटा एक प्लेन में पाए जा रहे हैं। अब एक बात सुन लो, इनके बीच में बेटा एंगल की बात की जाए, यहां से यहां 120 होता है। कितना होता है ये, 120 एंगल बात कर लें। क्लियर है, ऐसे ही मैं बात करूं अगर इस वाले एंगल की बात की जाए, तो बेटा ये जो इन दोनों के बीच में एंगल पाया जा रहा है ये 90 होता है। कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों के बीच में एंगल कितना पाया जाएगा, ये भी 90 होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरह से देखने को मिल रहा है। अब ये 3, ये वाले देखो मैं दिखा रहा हूं, दूसरे पेन से दिखाता हूं इसको। ये आपके पास आ गया ये वाला
ये वाला और ये वाला बेटा, तीनों देखो सेम प्लेन में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये तीनों एक सेम प्लेन में मिल रहे हैं। तो जब सेम प्लेन में मिल रहे हैं तो 3 पीसीएल बॉन्ड लाई इन वन प्लेन एंड मेक एन एंगल बेटा कितने का बना रहा है, 120 का। ये तीनों एंगल आपस में क्या बना रहे हैं, 120 का बॉन्ड एंगल बना रहे हैं। क्लियर, पहली बात हो गई बेटा बिल्कुल सही। अगली बात देखो, 2 पीसीएल बॉन्ड इज अबव एंड बिलो द इक्वेटोरियल प्लेन। सही बात है बेटा, ये इक्वेटोरियल जा रहा है, ये आपके पास देखो क्या जा रहा है, इक्वेटोरियल जा रहा है। तो इक्वेटोरियल के एक प्लेन ऊपर, एक क्लोरीन ऊपर जा रहा और एक प्लेन, एक क्लोरीन आपको नीचे मिला, एक क्लोरीन आपको ऊपर मिला। इस वाली कंडीशन को देखो, ये वाली बात भी आपको क्या बता रही है, सही बता रही है। अगली वाली बात क्या कह रहा है, एक्सियल बॉन्ड्स मेक एन एंगल 90। हाँ भाई 90 का बना रहा है, देखो ये देखो कितने का एंगल बना रहा है, 90 का। यहां से कितने का बना रहा है, ये भी 90 का, विद द इक्वेटोरियल प्लेन। किसके साथ में, इक्वेटोरियल, ये बेटा इक्वेटोरियल प्लेन, इसके साथ में क्या बनाया इसने, 90 का। ऊपर कितना बनाया, 90 का। तो बेटा तीनों ही बातें इसकी क्या हो गई, सही हो गई। तो ये क्या मिलेगा आपको बताओ, ए बी सी डी। अब डी वाला देख लो, ऑल पीसीएल बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। नहीं बेटा, ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, ए बी सी, तीनों बातें इसकी सही हो गई। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, 102 पे पहुंचते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज नॉट करेक्ट। बेटा नॉट पढ़ लिया करो ध्यान से, ये नॉट दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। सही बात है बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपैरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है भाई, ये वाली बात भी सही हो गई। क्या बोल रहा, पहली वाली बात भी सही है बेटा, और सेकंड वाली बात भी। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जीज अब प्रॉपर सिमेट्री में पाई जाती, कंबाइन होती हैं, और उसके साथ में दो, देखो दोनों की एनर्जी क्या है, पहली बात तो इनका ओरिएंटेशन सब सेम होना चाहिए। दोनों की एनर्जी का ओरिएंटेशन बेटा क्या होना चाहिए, सेम, तभी जाके क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, वरना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। आप कितनी भी एनर्जी सेम रख लो, ठीक है। तो ओरिएंटेशन भी इसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, प्रॉपर सिमेट्री, यही बात आ गई, सिमेट्री की बात आ गई बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बात सही हो गई। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक, गलत हो गया बेटा, इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, ये वाली बात बेटा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ो, लास्ट ऑप्शन देख लो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग, बेटा जितने आपने कंबाइन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जोड़े हैं उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो ये वाली बात भी बेटा आपकी क्या हो जाएगी, सही। और पूछ क्या रहा था, नॉट, तो बेटा थर्ड वाला आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थर्ड आंसर, इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, आंसर देख लेना बेटा, सब चेक कर लेना, थर्ड, कौन सा आंसर जाएगा इसका, थर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, फिर से बेटा नॉट है, नॉट पढ़ लिया करो, ये नॉट जो है बहुत दिक्कत करता है, ठीक है। तो नॉट बेटा पढ़ लेना सबसे पहले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, फिर से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हो रही है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और नियरली द सेम एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है बेटा, सेम होती है, किसके, सेम एनर्जी। द एटॉमिक ऑर्बिटल इज मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, बेटा क्या होगा, सिमेट्री सेम होगी इसकी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, क्लियर, ये वाली बात भी बेटा बिल्कुल सही है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मिनिमम एक्सटेंट, बिल्कुल गलत हो गया भाई, अभी जस्ट बता के आए थे, अभी पीछे एक क्वेश्चन भी किया हमने इस तरह का, जो एक क्वेश्चन और आया था वहां पे क्या था, मैक्सिमम एक्सटेंट होना चाहिए तभी वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव ओवरलैप टू द मिनिमम, बेटा मिनिमम की जगह पे क्या होना चाहिए था, मैक्सिमम, क्या होना चाहिए था, मैक्सिमम, यही वाली बात बेटा क्या हो जाएगी, आंसर ये थर्ड, ठीक है। फोर्थ पढ़ लो, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम सिमेट्री बट डिफरेंट ओरिएंटेशन, बेटा ये देखो डिफरेंट कैन नॉट कंबाइन, बताया मैंने अभी जस्ट बात की थी, ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, ये क्या बोल रहा है, डिफरेंट ओरिएंटेशन कैन नॉट कंबाइन, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट ओरिएंटेशन अगर आप कर दोगे तो वो कंबाइन नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना। तो इसका आंसर बेटा कौन सा जाएगा, इसका आंसर भी क्या गया, 3, क्या गया, 3। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following statement is incorrect with respect to example of hydrogen bonding? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। अरे वाह, ये क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा बहुत इजी होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है दो टाइप की, एक होती है इंटर और एक होती है बेटा इंट्रा। एक होती है इंटर और एक होती है इंट्रा। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, जैसे देखो ये HF मॉलिक्यूल शो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही बात है भाई। HF मॉलिक्यूल बेटा क्या करता है, HF, फिर यहाँ पे HF, फिर यहाँ पे आपने दे लिया क्या HF, इस तरह से। तो बेटा इनके बीच में क्या मिलेगी आपको, ये देखने को मिलेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या मिलेगी, हाइड्रोजन। और ये कौन सी वाली बॉन्डिंग होती है बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर। कौन सी होती है, इंटर मॉलिक्यूलर। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा बेटा। ऐसे ही बेटा एल्कोहल की बात कर लो, किसकी बात कर लो, एल्कोहल मॉलिक्यूल शो इंटरमॉलिक्यूलर। ये भी कैसा है, इंटरमॉलिक्यूलर शो करता है। क्लियर, सही बात है बेटा। तो पहली वाली बात भी क्या हो गई, सही हो गई, और दूसरा वाला भी क्या हो गया, सही हो गया। ये OH OH दिखाता है बॉन्ड, ऐसे करके OH में क्या मिलेगा आपको, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मिलेगी। ठीक है। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल शो इंट्रामॉलिक्यूलर। वाटर मॉलिक्यूल भी बेटा क्या शो करता है, इंटरमॉलिक्यूलर शो करता है। क्या शो करता है, इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे H2O की बात करें तो ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया आपके पास, तो ये भी बेटा क्या करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर शो करता है। ठीक है, बहुत सारे H2O जुड़े होंगे, HO H फिर H फिर O, इस तरह से जोड़ोगे और यहाँ पे O ऐसे करके जोड़ दोगे बहुत सारे, तो ये क्या मिल जाएगा बेटा आपको, देखने को मिल जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी देखने को, इंटरमॉलिक्यूलर। कौन सी वाली, इंटरमॉलिक्यूलर। तो बेटा ये वाली बात क्या हो गई, गलत। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, बेटा ऑर्थो पे नाइट्रो, NO2 लगा हुआ है ऑर्थो पे, तो ऑर्थो पे जब लगा हुआ है तो NO2 ऑक्सीजन से हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो बेटा यहाँ पे इंट्रा हो जाती है। कौन सी हो जाती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाली बात भी बेटा सही है, तो इसका आंसर चला जाएगा थर्ड। कौन सा चला जाएगा, थर्ड। वाटर मॉलिक्यूल के पास इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं होती है, इंटरमॉलिक्यूलर होती है। कौन सी होती है बेटा, इंटर। तो इसमें देखो HF आ जाएगा, H2O आ जाएगा और आपका OH आ जाएगा, ये सब बेटा इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हो गई और ये बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर दिया हुआ था, इस वजह से ये गलत हो गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। मैच द जीनोन कंपाउंड, बेटा कौन सा कंपाउंड, जीनोन कंपाउंड, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब आपके पास इसको देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है इस तरह का क्वेश्चन बेटा आपको नीट में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा, जीनोन F4 पहला हम मिलाते हैं, इसको मिलाना होता है। तो हम देखेंगे जीनोन F4 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, जीनोन F4 की बात करते हैं। हमारे पास जीनोन है, जीनोन के पास आपको पता है कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में बेटा इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बेटा। ठीक है, आपके पास 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, आपने एक फ्लोरीन यहां से जोड़ दिया और एक फ्लोरीन यहां से जोड़ दिया, मान लो एक फ्लोरीन यहां से जोड़ दिया और एक फ्लोरीन बेटा यहां से जोड़ दिया। ये लोन पेयर रह गया और ये लोन पेयर रह गया, इस तरह से रह गया। ठीक है, अब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाह रहे हो। क्या करना चाह रहे हो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाह रहे हो। तो आपने देखा 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, हाइब्रिडेशन कैसे निकलती है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो 4 प्लस 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, आपका नंबर आ गया 6। बेटा ये क्या होता है, स्टेरिक नंबर होता है। क्या होता है, स्टेरिक नंबर। ठीक है, स्टेरिक नंबर आपके पास 6 आ गया। अब 6 के लिए आप क्या लिखोगे बेटा, sp3 और D2। क्या लिखोगे, sp3D2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ गई। अब sp3D2 में बेटा 2 लोन पेयर हैं। कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो एक ट्रिक है हमारी, सबसे पहले सबसे प्यारी सीटी लाइन प्यारी बीबी, ये बेटा ट्रिक है इसको याद करने की। इसका शेप देखते हैं हम इस तरह से। तो 2 लोन पेयर आ गए तो बेटा इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो शेप देखेंगे तो शेप हो जाएगा बेटा स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। देखो स्क्वायर पिरामिडल छोड़ो, अब देखो इधर फिर से sp3d2 ये आ गया बेटा आपके पास sp3d2। sp3d2 में देखना पड़ेगा आपको क्या, ये अब इसके निकल के आ गया 4 2 6 6 के लिए क्या लिखोगे, sp3d2। sp3d2 का बेटा क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये आपने लिख लिया स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब आपके पास देखो जीनोन F4 मिला दो किससे, स्क्वायर प्लेनर से मिला दो। किससे मिला दो, स्क्वायर प्लेनर से मिला दो। जीनोन F6 देख लो बेटा, सेकंड बेटा देखते हैं यहीं पे हम थोड़ा सा, जीनोन F6 की बात करते हैं। इस बार बेटा 6 बॉन्ड जुड़ेंगे, 2 वे सही, सेम कंडीशन, 6 और 1 7। कितना नंबर आ जाएगा, 6 और 1 7। 7 के लिए बेटा क्या होता है, sp3
D3 क्या होता है बेटा, sp3d3। तो जब sp3d3 हो गया तो ये 7 आ गया, इसका मतलब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। कैसा है बेटा, ये डिस्टॉर्टेड। बी का हो गया तीसरा, क्या हो गया बेटा, बी का तीसरा। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, तो ये बेटा ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन गया, ठीक है। अब बचे आपके पास तीसरा और चौथा। तो जीनॉन OF4 की बात कर लो, क्या इसकी बात कर लो बेटा, जीनॉन OF4। यहां देख, तो यहां पे करते हैं हम थोड़ा सा, जीनॉन OF4 किसकी बात कर रहे हैं, जीनॉन OF4 की। तो जीनॉन बेटा, उसके बाद एक ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दो, ठीक है, यहां पे एक फ्लोरीन जोड़ दो, यहां पे एक फ्लोरीन जोड़ दो, इधर एक फ्लोरीन जोड़ दो, इधर एक फ्लोरीन जोड़ दो, और ये बेटा लोन पेयर बचा रह जाएगा। क्या बचा रह जाएगा, लोन पेयर। तो 4 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, 5 और एक लोन पेयर बेटा इसके पास क्या आ गया, 6। तो 6 के लिए क्या लिखते हो, फिर से याद करो, sp3d2। क्या लिखोगे, sp3d2। और sp3d2 में बेटा कैसा होगा, ये जीनॉन OF4 बेटा जनरली याद रखो, एक लोन पेयर के साथ स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। अब जीनॉन O3 बेटा 3 बॉन्ड बनेंगे, एक लोन पेयर बचेगा, 3 और 1 4। जीनॉन O3 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जीनॉन O3 की बात करते हैं। तो यहां पे देखो आपके पास जीनॉन, इससे आपने क्या किया, एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, इससे एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, इससे एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहां पे आपके पास बेटा लोन पेयर बचा रहेगा, ठीक है। तो जीनॉन O3 बन गया। अब देखो 1 2 3 और 1 नंबर लोन पेयर का, 3 और 1 बेटा कितना नंबर आ गया, 4। और 4 के लिए आपको पता है क्या लिखते हो आप, sp3। क्या लिखते हो बेटा, sp3। अब एक बात याद रखनी है, sp3 की ज्योमेट्री जनरली क्या होती है, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर आप बेटा एक लोन पेयर आ जाए, क्या आ जाए, एक लोन पेयर, तो ये हो जाता है पिरामिडल। कैसा हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है। अब आप एक बात बताओ, पिरामिडल हो गया तो यहां पे बेटा देखो डी का कहां चला गया, 1 पे चला गया। अब डी का 1 आपको एक ही में मिल रहा था, तो ये वाला आंसर बेटा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो थर्ड आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 3। क्या हो जाएगा, 3। अब एक बात और समझ सकते हो, अगर आपको जीनॉन, देखो शॉर्ट ट्रिक होती है इसको करने की, अगर आपको जीनॉन O3 पिरामिडल D1 एक ही में दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ो, आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ। अगर आप बेटा कुछ और मिलता तब आपको देखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 1 आपको एक ही में दिखाई दे रहा है, इस वजह से इसको आंसर लगा के आगे बढ़ जाया करो। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी कर दिए जाते हैं एलिमिनेट, लेकिन आप तरीका देख लो, चारों के चारों आपने निकाल लिए, आंसर मिला लिया, ठीक है, आंसर 3। अब आगे बढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन। बेटा आपके पास नाइट्रोजन की आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। सबसे पहले आपके पास है NO2+। क्या है बेटा, NO2+। NO2+ की हाइब्रिडाइजेशन जब बताओगे तो बेटा इसके पास, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जोड़ दिया, ये प्लस बेटा चार्ज आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया। तो 1 और 2 बेटा, 2 आया स्टेरिक नंबर, कोई लोन पेयर नहीं, मतलब क्या, sp। तो बेटा फर्स्ट वाला हो गया sp। अब देखो इसमें sp2 इसमें sp2, दोनों आंसर काट दो, ये तो हो ही नहीं सकते, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है बेटा। अब इसमें sp इसमें sp, ये हो सकता है। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, ये तो फर्स्ट था आपका NO2+, सेकंड वाला इसमें ले लो आप NO3+। क्या ले लो बेटा, NO3- प्लस करोगे तो ये तो बनेगा ही नहीं, कंपाउंड ही नहीं बनेगा बेटा। ये क्या है, NO3- दिया हुआ है, ठीक है, माइनस याद रखना, NO3- है। तो बेटा बताओ, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन जब आ गया तो बताओ, ऑक्सीजन यहां से बेटा ऐसे जुड़ गया, यहां से ऐसे जुड़ गया, और इसके पास ऑक्सीजन, इसको माइनस चार्ज दे दो, कंडीशन बन जाएगी इस तरह से। अब बताओ 1 2 3, तो 3 के लिए स्टेरिक नंबर बेटा क्या होता है, स्टेरिक नंबर 3, मतलब क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, sp2। सेकंड वाले की बेटा sp2 हो गई। अब देखो sp2, बात सही है, तो आंसर तो यही जाना है। क्या जाना है, आंसर यही। लेकिन लास्ट वाले की भी आप चाहो तो निकाल लो। तीसरा वाला अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है बेटा, NH4+। क्या है बेटा, NH4+। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 चला गया, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना दिया, मतलब नंबर क्या आएगा इसका, 4 आएगा। तो 4 के लिए बेटा क्या लिखोगे आप, sp3 लिखो। क्या लिखोगे, sp3। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका जाएगा बेटा 4। क्या जाएगा, 4, sp sp2 एंड sp3। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following pair of ions is isoelectronic and isostructural? बेटा isoelectronic का मतलब आप लोगों को पता होगा, isoelectronic किसकी बात करते हैं, isoelectronic क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, ये होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। और आइसो स्ट्रक्चर बेटा, स्ट्रक्चर का शेप देखो, ज्योमेट्री देखो, वो सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं इसको। सबसे पहले ClO3 बेटा एंड ICl2। तो ClO3 बेटा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन,
देखो यहां पे Cl के पास हो गए 17 प्लस 8 3 24, 24 में एक और आ गया बेटा 25, जोड़ दो, कितना हो जाएगा बताओ, 42। ठीक है, 25 17 42 हो गया, 17 इसके पास, 8 3 24, एक और आया 25, जोड़ दिया मैंने। ऐसे ही आयोडीन बेटा 53 ले लो प्लस Cl2 बेटा 34 हो गए, और एक माइनस चार्ज है 35 हो गए बेटा। 35 और 53 कितने हो जाएंगे, 88 बेटा, कहीं से कहीं तक नहीं है पहला ऑप्शन, तो बात ही खत्म हो गई। तो पहला तो कट कर दो। सेकंड ऑप्शन देख लो, CO3 माइनस 2 बेटा, सेकंड ऑप्शन की बात करता हूं, CO3 माइनस 2, ठीक है, और दूसरा क्या है NO3 माइनस, ये कंडीशन है। कार्बन है बेटा, कितना होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है किसी को, 6 होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हो गए। ऑक्सीजन देख लो बेटा, 8 3 24 और 2 जोड़ने हैं और, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो 24 और 6 30 और 2 32 हो गए। यहां पे आ जाओ, 7 इसके पास, नाइट्रोजन के पास बेटा, इसकी बात करें अगर हम, तो नाइट्रोजन के पास 7 प्लस 8 3 24, और 24 में बेटा इस बार क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। बताओ 24 और 8 कितने होते हैं, 32, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हो गया, 32 इधर बेटा, क्लियर। अब आपसे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकलवा लो बेटा, 6 आ गए तो 6 3 जुड़ गया, होता है sp2 आ गई, कैसी आ गई बेटा sp2, यहां पे भी 5 और 1 6 तीनों जुड़ गए बेटा, फिर से sp2, तो दोनों के पास लोन पेयर भी नहीं है, तो बेटा सेम होगा, तो आंसर बेटा इसका क्या चला जाएगा, सेकंड। कौन सा आंसर जाएगा, सेकंड, क्लियर है। तो इसका आंसर हम नोट कर दे रहे हैं यहां पे सेकंड, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द मॉलिक्यूल CH4 NH3 एंड H2O। किस किस को कंसीडर करना है आपको बेटा, CH4 है आपके पास, दूसरा क्या दिया हुआ है बेटा, NH3 दिया हुआ है, और तीसरा क्या दिया हुआ है बेटा, H2O दिया हुआ है, ठीक है। अब CH4 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, CH4 की बात करते हैं, और NH3 और H2O की बात करते हैं। तो अब पूछ क्या रहा है बेटा, ये देख लो, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत पूछ रहा है इसमें, ठीक है। सबका पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तभी बहुत आराम से हो जाएगा। बॉन्ड एंगल देख लो इसका, ठीक है। CH4 का बेटा हाइब्रिडाइजेशन पता है आपको, sp3 होती है, ठीक है, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो जब CH4 का स्ट्रक्चर बना लो बेटा, अगर दिक्कत हो रही है तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, इस तरह से ये कार्बन के साथ में हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बना देगा, तो ये 4 बॉन्ड बना देगा, sp3 4 आया, 4 + 0 मतलब क्या आया बेटा, sp3, इसका बॉन्ड एंगल होता है बेटा 109 डिग्री 28 मिनट, ये बॉन्ड एंगल होता है इसका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, NH3 की, किसकी बात करते हैं बेटा, NH3 की बात कर रहे हैं, तो इसका देख लेते हैं सेकंड कंडीशन पे, NH3, तो जब NH3 का हम बॉन्ड बनाएंगे तो ये नाइट्रोजन आ गया, इसके पास बेटा एक लोन पेयर होगा, ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब 4 के लिए बेटा लिखते हो क्या, sp3, अभी sp3 के लिए टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना बता के आए थे आप, 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन लोन पेयर के आने से बेटा इसका बॉन्ड एंगल रह जाता है 107 डिग्री, कितना रह जाता है, 107 डिग्री, क्योंकि यहां क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपका लोन पेयर, क्या आ गया, लोन पेयर, तो जब लोन पेयर आ गया तो इसका बॉन्ड एंगल 107। अब बात करते हैं वाटर की, किसकी बात करते हैं बेटा, थर्ड हमारे पास है वाटर, क्या है, वाटर, तो वाटर का क्या होगा, ऑक्सीजन ले लो, इससे एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, लोन पेयर, यहाँ पे क्या बचेगा, लोन पेयर, ठीक है। तो ये जब 2 लोन पेयर बचे इसके पास, तो 2 और 2 4, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर मतलब 4, 4 के लिए फिर से क्या लिखोगे बेटा, sp3, क्या लिखोगे, sp3। अब एक बात बताओ मुझे, इसका sp3 आया, तो बॉन्ड एंगल बेटा क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल होता है इसका 104.5 डिग्री, ये होता है वाटर का बॉन्ड एंगल बेटा। एक लोन पेयर की वजह से 2.5 कम हो जाता है, और 2 की वजह से 5 कम हो गया, तो 104.5 डिग्री बचा। अब बताओ सबसे कम बॉन्ड एंगल वाटर का, फिर अमोनिया का, और सबसे ज्यादा CH4 का। अब पढ़ लो आप स्टेटमेंट को, द CH बॉन्ड एंगल इज CH4 इज लार्जर देन NH3 बॉन्ड एंगल इज अमोनिया। बेटा पहली बात तो क्या है, CH सही बात है, CH4 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है किससे, अमोनिया से, पढ़ के आए हो अभी। दूसरी बात, पहली बात बेटा सही होगी, द HCH बॉन्ड एंगल CH4, द NH बॉन्ड एंगल इन H3 एंड द HOH बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन 90। हाँ बेटा, तीनों के बॉन्ड एंगल तीनों से ज्यादा होते हैं, मतलब 90 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। इन तीनों के ही बॉन्ड एंगल 90 से तो ज्यादा है, ठीक है। एक का कितना, 109, ये रहा फर्स्ट वाला, दूसरे का 107, और तीसरे का बेटा 104, तो ये 90 से तो ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये वाली बात भी सही हो गई।
द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O की बात कर लो, H2O इज लार्जर देन HCH बॉन्ड एंगल इन CH4। बेटा H2O का कैसे लार्जर हो गया CH4 से? H2O का कितना है 104 और CH4 का कितना है 109। तो ये वाली बात क्या हो गई बेटा, ये वाली बात अभी गलत हो गई, ठीक है। आगे देखो, द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज स्मॉलर देन NH3 बॉन्ड एंगल इन NH3। बिल्कुल सही बात है बेटा, H2O का कितना है 104 और NH3 का कितना है 107। तो ये वाली बात बेटा क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और ये वाली जो थर्ड वाली बात अभी हमने पढ़ी थी वो क्या हो गई थी बेटा, गलत हो गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। तो यहां पे हम लिख देते हैं आंसर इक्वल्स टू थर्ड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा अच्छा सा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 से O2 माइनस आयन पे जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन एडिशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। बेटा किस वाले ऑर्बिटल में आपके पास इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, ठीक है। आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको देखना पड़ेगा क्या होता है। देखो O2 की बात करते हैं तो ये O2 से ऊपर जा रहा है, 16 की बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे सिग्मा 1s2। फिर क्या लिखेंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। फिर क्या लिखेंगे, सिग्मा 2s2। फिर क्या लिखेंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। यहां तक आ गया बेटा, क्लियर। उसके बाद क्या होगा, यहां पे आएगा सिग्मा 2pz। क्या आएगा बेटा, सिग्मा 2pz आएगा। फिर बेटा कौन आता है, फिर आता है हमारे पास, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। अब बताओ कितने फिल हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए बेटा, ठीक है। अब आपके पास आता है पाई 2px बराबर होता है पाई 2py। पहले तो ये वाला आएगा बेटा, उसके बाद बेटा कौन आएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। क्या आएगा बेटा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर होगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py के। क्लियर है, ये वाली कंडीशन हो गई। अब आप एक बात बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया आपने, ये कितने हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 4 इलेक्ट्रॉन यहां फिल करो, 2 2 करोगे दोनों में, कितने हो गए 14। बेटा 15वां ये 16वां ये, ठीक है। ऐसे ऐसे एक एक फिल होता है पहले, तो 15 इलेक्ट्रॉन ये, 16वां इलेक्ट्रॉन ये। अब आपसे पूछ रहा है ये O2 माइनस, बेटा O2 माइनस के पास बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गए 17। कितने हो गए 17। तो 70वां इलेक्ट्रॉन फिल करने जा रहे हो, तो बेटा 70वां इलेक्ट्रॉन तो यहां फिल करोगे ना। तो जब यहां फिल करोगे तो ये पाई एंटी बॉन्डिंग हो गया कि नहीं हो गया। तो बेटा आंसर इसका क्या चला गया, पाई एंटी बॉन्डिंग, ए आंसर चला गया। आंसर हो गया इसका आपका 1, मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग में ही तो फिल कर रहे हो। देखो देख लो कहां फिल कर रहे हो, अगला 70वां इलेक्ट्रॉन बेटा कहां, पाई एंटी बॉन्डिंग में फिल कर रहे हो। क्लियर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, इन पिपेरिडीन, कौन सा बेटा, इन पिपेरिडीन की बात कर रहा है। हाइब्रिड स्टेट एश्योर्ड बाय नाइट्रोजन की पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है बेटा, नाइट्रोजन। तो आपको तो पिपेरिडीन का स्ट्रक्चर देख लो बेटा, ये इस तरह से बनाया, यहाँ पे आपने नाइट्रोजन जोड़ दिया, इससे ये जैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन है और इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो आपको पता है ये इधर से बेटा कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब ये दोनों जगह से कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 बॉन्ड तो इसने ये बना लिए कार्बन से, तो 2 बॉन्ड हो गए इसके कार्बन के साथ में, 1 बॉन्ड इसने बनाया हाइड्रोजन के साथ में। और बेटा ये जो लोन पेयर है, एक इसके पास है लोन पेयर। क्लियर है, ये लोन पेयर इस तरह से दिखा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेरिक अगर निकालता हूं मैं तो कितना आएगा, 2 + 1 बॉन्ड बनाया और प्लस बेटा 1 लोन पेयर है, तो 3 + 1 = 4 स्टेरिक नंबर आया। और 4 बेटा किसके लिए आता है, sp3 के लिए आता है। किसके लिए आता है, sp3। तो sp3 ऑप्शन में है, sp बेटा गलत हो गया, sp2 गलत हो गया, dsp2 गलत हो गया, बेटा क्या आ जाएगा, sp3। थर्ड ऑप्शन आंसर क्या चला जाएगा इसका बेटा, आंसर गया इसका थर्ड। कौन सा गया, थर्ड, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। देखो देख लो एक बार फिर से, पिपेरिडीन का स्ट्रक्चर इधर से कार्बन से, इधर से कार्बन, 2 बॉन्ड कार्बन से बनाया इसने, 1 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन से बनाया और 2 एक लोन पेयर बचा रह गया इसके पास। तो 2 और 1 3 और 1 4, 4 के लिए बेटा sp3 आंसर, ठीक है, आंसर तीसरा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग द ट्रू स्टेटमेंट्स आर, ठीक है बेटा, ट्रू स्टेटमेंट बताना है आपको। pH5 एंड BiCl5 डो नॉट एग्जिस्ट, सही बात है बेटा। pH5 कैसे करता है, pH3 तो एग्जिस्ट करता है बेटा, pH5 नहीं करता, pH5 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है।
BiCl5 भी बेटा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे आपको एग्जिस्ट करते हुए नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन इसका स्मॉल साइज है, आप इतने हाइड्रोजन लाके लगा रहे हो वहां पे बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ये भी जो बिस्मथ है ये भी क्लोरीन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इस वजह से बहुत ज्यादा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरी बात बेटा, पी पाई डी पाई इज प्रेजेंट इन SO2। बेटा SO2 में क्या होता है, आपके पास ये SO2 कंडीशन है, SO2 देख लो, ये SO2 रहा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे करके आएगा, ये डबल बॉन्ड बेटा ऐसे करके आएगा, यहां पे लोन पेयर बचता है, क्या बचता है, लोन पेयर बचता है। तो ये जो पहला बॉन्ड सिग्मा बेटा, और इधर से भी पहला बॉन्ड सिग्मा, यहां से दूसरा पाई बनेगा और यहां से दूसरा पाई बनेगा। तो ये जो पाई बनता है, मान लो ये बनता है पी पाई पी पाई। कौन सा बनता है बेटा, पी पाई पी पाई। और ये वाला जो पाई बनता है ये बनता है पी पाई और डी पाई। ये मैंने डिटेल में नोट्स में क्लास में बताया है कि पी पाई डी पाई बेटा इस तरह से बनता है, क्लियर है। तो पी पाई डी पाई बेटा, ये वाली बात बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सही है। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, गलत बात होगी बेटा। इलेक्ट्रॉन बेटा स्पीड ऑफ लाइट से नहीं कर पाता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एक यूनिट स्पीड ऑफ लाइट है, क्लियर। वो ट्रेवल अलग जगह है, इलेक्ट्रॉन उस स्पीड से नहीं चलता है। तो ये वाली बात बेटा क्या हो गई, गलत हो गई। उसके बाद SF4 एंड CH4 है सेम शेप। चलो भाई निकाल के देख लो, SF4 का शेप देख लो, SF4 बेटा 4 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर बचा रह जाएगा, 4 + 1 लोन पेयर मतलब क्या, 5। 5 के लिए क्या आता है बेटा, बताओ जल्दी से, sp3d आता है कि नहीं आता है, SF4। अब CH4 देख लो, CH4 में क्या होगा, देखो CH4 में कोई लोन पेयर नहीं रहेगा, 4 बनाएगा तो मतलब sp3 हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही अलग हो गया बेटा, sp3d sp3 अलग हो गया, क्लियर। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद I3 हैज बैंड शेप बेटा, हाँ बिल्कुल सही बात है, I3+, ये आपके पास आयोडीन है, इससे इधर एक आयोडीन और एक इधर आयोडीन, और यहाँ पे प्लस चार्ज इस तरह से आपने दे दिया। तो बेटा ये कंडीशन क्या होती है, बेंट शेप होती है। कौन सी कंडीशन होती है, बेंट शेप होती है। I3, इसका आप बॉन्ड एंगल निकाल लो, देख लेना जो भी हो, I3 इज अ बेंट शेप आता है, ठीक है। तो कौन कौन सा सही है बेटा, ये वाला सही है, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा चौथा गलत, पांचवा सही। तो पहला दूसरा पांचवा बी आंसर हो गया बेटा। कौन सा आंसर हो गया इसका, आंसर सेकंड। कौन सा आंसर चला जाएगा, सेकंड। पहला दूसरा और पांचवा, चौथा मत कर देना, देखो ठीक है। तो पहला दूसरा और पांचवा इसका सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ O2-2 मॉलिक्यूलर आयन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बेटा एंटी बॉन्डिंग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एंटी बॉन्डिंग। तो इसका आप देखो सीधा सा लिखो, पहली बात तो ये हो गई, O2-2 के पास आप देखोगे कि 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। तो जब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो सबसे पहले सिग्मा 1s2, फिर आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर आएगा सिग्मा 2s2, फिर आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। इसके बाद आता है बेटा सिग्मा 2pz। क्या आता है बेटा, सिग्मा 2pz। उसके बाद देखोगे आप पाई 2px बराबर होता है पाई 2py के। उसके बाद आता है बेटा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, और ये बराबर होता है पाई एंटी बॉन्डिंग 2py के, क्लियर है। अब आप देख लो, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 8, यहां पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन 10, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे 12, 2 यहां पे 14, फिर 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पे आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पे। ये हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके। अब देखो एक बात समझो, ये आपके पास एंटी बॉन्डिंग दिखाई दे रहा, ये आपके पास एंटी बॉन्डिंग दिखाई दे रहा, और आपको एंटी बॉन्डिंग ये दिखाई दे रहा है, और एंटी बॉन्डिंग ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो बेटा पेयर जाएगा 4। तो यहां पे पेयर पूछ रहा है, तो आंसर इसका जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। आप इसको एक ट्रिक से भी कर सकते हो, पहला आंसर चला जाएगा। एक ट्रिक होती है, बाबा के 3 बच्चे और बेटा तीनों अंधे, ठीक है, तीनों ये होते हैं अंधे। अब ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, बी से बॉन्डिंग है, ए से एंटी बॉन्डिंग है। हर जगह पे 2 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लो, 2 2 2 2 2 2 2, कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 14, फिर 2 यहां पे, फिर 2 यहां पे, ये हो गया 18 बेटा। अब देखो एंटी बॉन्डिंग वाले गिन लो आप। एंटी बॉन्डिंग वाले की बात करते हैं तो ये आता है आपके एंटी बॉन्डिंग, ये आता है आपके पास एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, और ये बेटा एंटी बॉन्डिंग। टोटल नंबर कितना हो गया, 4। ये आपका आंसर चला गया 4, क्लियर।
द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO2, बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही आसान, अभी जस्ट करके आ रहे हो। SO2 देखो क्या कह रहा है, SO2 की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है आपको, ठीक है। आपको पता है सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन, बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। आपने एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन इसको यहां जोड़ दिया, ये आपके पास लोन पेयर बचा रह गया। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं स्टैटिक नंबर निकालने में। तो सिग्मा बॉन्ड जब काउंट करेंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 बॉन्ड ले लिया आपने, प्लस 1 लोन पेयर आ गया, नंबर क्या आ गया बेटा 3। क्या आ गया 3। 3 के लिए क्या लिखोगे, sp2 लिखते हो। क्या लिखते हो बेटा, sp2। दिख रहा है कहीं, थर्ड वाला, ये क्या हो गया बेटा sp2। थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, आंसर थर्ड। कौन सा आंसर, थर्ड, क्योंकि बेटा कितना आ रहा है, sp2 आ रहा है ना। अब एक बात बताऊं, कोई मुझे इसका लोन वो बताएगा, शेप बताएगा। sp2 के साथ बेटा एक लोन पेयर बेंट शेप होता है। कैसा शेप होता है, बेंट शेप होता है। चलो भाई आगे बढ़े। मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4 CF4 एंड xenon F4। चलो निकाल लो, हर किसी का एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हमको दिया हुआ है SF4। क्या दिया है बेटा, SF4। SF4 का निकालना है मुझे। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन में फ्लोरीन यहां, फ्लोरीन यहां पे, फ्लोरीन यहां पे, फ्लोरीन यहां पे, ठीक है। ये बचा रह गया लोन पेयर। क्या बचा रह गया बेटा इसके पास, लोन पेयर। तो 4 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर बेटा, देखो 1 2 3 4, 4 बने बॉन्ड पेयर, एक बना इसके पास लोन पेयर, मतलब 5। और 5 के लिए क्या लिखोगे बेटा, sp3d लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरे वाले की बात करता हूं। दूसरा वाला क्या दिया हुआ है आपको, CF4। CF4 कार्बन के पास 4 होते हैं, चारों बॉन्ड जोड़ दिया आपने फ्लोरीन से, सिंगल सिंगल, चारों बॉन्ड सिंगल सिंगल जोड़ दिए, तो क्या हो गया 4 नंबर, कोई लोन पेयर नहीं बेटा, नंबर 4 क्या आ गया बेटा, sp3। क्या आ गया, sp3। ऐसे ही मैं थर्ड वाले की बात करता हूं, और थर्ड वाला मेरे पास है xenon F4। क्या है बेटा, xenon F4। 4 बॉन्ड जोड़ दिए, xenon के पास आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो एक फ्लोरीन यहां से जोड़ो, एक फ्लोरीन यहां से जोड़ो, एक फ्लोरीन यहां से, एक फ्लोरीन यहां से, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर बेटा। 4 + 2 कितना, 6। और 6 के लिए क्या लिखोगे, sp3d2। बेटा शेप भी अलग होगा, sp3d2 अलग होगा, sp3d अलग होगा, sp3 अलग होगा, ठीक है। अब लोन पेयर का नंबर देखो, आपको वो पढ़ लो, ऑप्शन पढ़ लो। द सेम, बेटा यही गलत हो गया, द सेम यही गलत हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डिफरेंट विद 0 लोन पेयर। बताओ पहले वाले में 0 लोन पेयर है क्या, नहीं बेटा 1 लोन पेयर है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या चला जाएगा, 4। देख लो आगे, सेकंड वाले में 0 लोन पेयर एंड थर्ड वाले में बेटा 2 लोन पेयर। क्लियर है, तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है कौन सा, 4th। कौन सा आंसर है, 4th आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, गिवन 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अ पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर मींस अ स्टेबल मॉलिक्यूल। हाँ बेटा, अगर किसी कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव में आ रहा है, किसमें आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड बेटा स्टेबल है। कैसा है, स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है। किसी का भी बॉन्ड अगर पॉजिटिव कंडीशन में आ रहा है, इसका मतलब वो कंडीशन स्टेबल मॉलिक्यूल की। बिल्कुल सही बात है बेटा, पहली वाली। दूसरी वाली बात क्या कह रहा है, अ नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर मींस एन अनस्टेबल। बिल्कुल सही बात है। किसी का अगर मान लो आप कोई कंपाउंड ले रहे हो, उसका बॉन्ड ऑर्डर किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया, तो जब नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो वो स्टेबल कैसे हो जाएगा, तो वो अनस्टेबल होगा। कैसा होगा, अनस्टेबल। बेटा ये वाली बात भी एकदम सही है, तो क्या चला जाएगा, देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। बेटा गलत बात हो गई, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये भी गलत हो गया। क्या चाहता चला गया, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। बेटा बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या चला जाएगा इसका, आंसर इसका हो गया आपके पास 4। कौन सा आंसर हो गया बेटा, 4। क्यों, क्योंकि जो स्टेबल होता है, जो स्टेबल मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा, स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसका बॉन्ड ऑर्डर जो आता है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, इससे समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। द इनकरेक्ट मतलब करेक्ट ऑर्डर कह रहा है आपसे। क्या कह रहा है बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर का, किसका बताना है, बॉन्ड ऑर्डर का। N2 दिया हुआ है, N2-2 दिया हुआ है और N2- दिया हुआ है, ठीक है। 3 कंपाउंड दिए हैं आपको। सबसे पहले तो दिया हुआ है N2, सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है N2-2 और तीसरे नंबर पे दिया हुआ है N2-। क्लियर है। अब आप सबसे पहला काम क्या करना होता है बॉन्ड ऑर्डर में बेटा, सबसे पहला काम ये करना होता है इसका इलेक्ट्रॉन नंबर देख लो। यहां पे 14 हो गए,
यहां की बात करो तो 14 और 2 और आ गए बेटा 16 हो गए। यहां की बात की जाए तो 14 और 1 15 हो गया। अब आप बताओ 14 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। आपको एक ट्रिक पता है कि 14 पे तो 3 होता है, कितने पे? 14 पे होता है बेटा 3। अब 16 पे, अब एक बात बता दूं मैं हल्की सी आपको, 14 पे होता है 3, ये छोटी सी ट्रिक है, याद कर लेना। 15 पे होता है 2.5, कितना होता है बेटा? 2.5। 16 पे होता है 2, ऐसे करके देखना। अब बताओ 16 पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये 15 आ गया, 15 पे बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5, कितना हो जाएगा? 2.5। अब आप अरेंज कर लो इसको। सबसे ज्यादा किसका? N2 का। तो N2 बेटा, N2 का सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद बेटा 2.5 आ गया, N2 माइनस क्या आ गया बेटा? N2 माइनस। अब N2 माइनस के बाद क्या हो गया? ये 2 आ गया, ये हो गया N2 माइनस 2। अब इस तरह का अगर कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो आप देख लो। पहला वाला बेटा देखो क्या हो गया? N2 सबसे ज्यादा, ये तो गलती हो गया बेटा, N2 दो जगह दे दिया। यहां पे देख लो N2 माइनस, ये भी गलत हो गया बेटा। N2 सबसे ज्यादा, फिर N2 माइनस 2, N2 माइनस 2 का तो बेटा 2 है, ये तो गलत हो गया। यहां पे आ जाओ, N2 14, इसका 3 हो जाएगा। N2 माइनस का कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, और इसका बेटा 2 हो जाएगा। तो ये आंसर चला गया। आंसर बेटा कौन सा हो गया इसका? आंसर चला गया 3। क्लियर, समझ में आया? अब बॉन्ड ऑर्डर आप एक फॉर्मूला और है, उससे भी निकाल सकते हो चाहो तो। 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इससे निकाल सकते हो आप। इससे चाहो तो इससे भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। लेकिन ये बेटा आपको छोटी सी ट्रिक बता दी मैंने। ऊपर जाने पे भी क्या होता है? 13 का 2.5 हो जाता है, और 12 का भी क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। ये ट्रिक याद कर लेना, बहुत बहुत फायदा देगी आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर चला गया 3। ठीक है, विच हैज द हाइएस्ट बॉन्ड एंगल। बेटा इजी में आएगा ये तो, किसमें आएगा? इजी में। विच हैज हाइएस्ट बॉन्ड एंगल, क्या हो रहा है? H2 का बॉन्ड एंगल आपको अभी जस्ट निकाल के आया हूं मैं सारे। H2O का बॉन्ड एंगल बेटा कितना होता है? 104 डिग्री, ऐसे मान लो 4 डिग्री मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 104.5 डिग्री ऐसे भी मान सकते हो। ठीक है, ये H2 का बॉन्ड एंगल। CH4 का बॉन्ड एंगल अभी जस्ट निकाल के आए हो, कितना होता है बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट, ये होता है CH4 का। क्योंकि इसकी भी आती है बेटा sp3, और इसकी भी आती है sp3, लेकिन इसके पास लोन पेयर मिलेंगे कितने? 2, और इसके पास लोन पेयर क्या मिलेगा बेटा? 0। तो जब 0 लोन पेयर तो बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोन पेयर मिल रहे हैं तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। चलो SO2 की बात कर लो। SO2 बेटा क्या होता है? SO2 का हाइब्रिडेशन निकाला था अभी, क्या आता था? sp2 आता था। तो sp2 के लिए कितना होता है बॉन्ड एंगल? 120 होता है। कितना होता है बेटा? 120 बॉन्ड एंगल। तो जब 120 बॉन्ड एंगल है, लेकिन SO2 के पास तो एक लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर की वजह से बेटा कम होकर इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है 119। कितना हो जाता है बेटा? 119। उसके बाद आता है बेटा ग्रेफाइट। कौन है आपके पास? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की हाइब्रिडाइजेशन हमने देखी है, होती है sp2। क्या होती है बेटा? sp2। तो sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन हो रही है इसकी, तो हमारे पास क्या होगा? बॉन्ड एंगल बेटा 120। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल बेटा किसका मिलेगा आपको? ग्रेफाइट का। किसका मिलेगा? ग्रेफाइट का। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा इसका? आंसर इक्वल टू हो जाएगा 3। कौन सा? ग्रेफाइट चला जाएगा। क्या आंसर चला जाएगा इसका? ग्रेफाइट। देखो 119 120 बेटा स्लाइटली हल्का सा ज्यादा है, क्योंकि इसका कम हो गया लोन पेयर के आने की वजह से। किसकी वजह से बेटा? लोन पेयर आने की वजह से। ठीक है, आगे बढ़े। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बेटा डाइपोल मोमेंट बताना है आपको। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट बताने के लिए आपको क्या करना होगा? स्टेबिलिटी देखनी है, और आपको एक सिमेट्रिकल कंडीशन देखनी होती है। क्या देखनी होती है? सिमेट्रिकल। जो ज्यादा सिमेट्रिकल दिखाई देगा उसका लोन पेयर क्या हो जाएगा? अब देखो एक बात, यहां से देखो ये पैरा पोजीशन पे आ रहा है। किस पे आ रहा है बेटा? पैरा पोजीशन पे। CL मिल गया, ये दोनों एक दूसरे को कट आउट कर देंगे, तो इसका डाइपोल मोमेंट तो बेटा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। सबसे कम तो इसी का होगा। अब ऑप्शन देख लो आप, बाकी देखो इसमें सिमेट्री इस तरह से बनेगी तो ये अलग अलग जाएगा, लेकिन इसका भी कम होगा, लेकिन उतना कम नहीं होगा। ठीक है, फिर इधर आ जाओ, इसका थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसका जो ये वाला जो दिखाई दे रहा है, इसका बेटा सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा? इसका आप ऐसे कट कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? ये दोनों अलग अलग पोजीशन पे आ रहा है, तो बेटा इसका, अब ये तीनों एक ही जगह पे आ गए, लेकिन उसके साथ में इधर से भी इसने तो ये कट कर दिया, लेकिन ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसकी वजह से आपको यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा दिख रहा है। सबसे ज्यादा बेटा C का। अब देखो 2 में आ गया, 3 में आ गया, ये वाला भी गलत हो गया बेटा। अब E आ गया इसमें। देखो सबसे कम तो मैंने D का बता दिया ना आपको, सबसे कम किसका होगा? D का होगा। तो जब D का कम होगा तो बेटा आंसर कौन सा चला जाएगा? थर्ड। कौन सा आंसर जाएगा इसका? थर्ड। तो आंसर बेटा इसका क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, सबसे कम D का, फिर E का। E और B का बेटा क्या होगा? E
और बी ये दोनों आपको बराबर देंगे, ठीक है। कट आउट करोगे तो इधर से आ गए, ऐसे इसको करोगे तो ये दोनों बराबर बराबर दिखाई देंगे, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर इसका 3 जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2 की बात कर लो। किसकी बात कर लो बेटा, N2 का मॉलिकुलर ऑर्बिटल लिखना है आपको अगर, तो इसमें देखना पड़ेगा सबसे पहले क्या होगा, पाई 2p पाई 2p सब जगह पे है, ठीक है। उसके बाद आप देखो सिग्मा 2pz ज्यादा आएगा, उसके बाद सिग्मा 2pz के बाद क्या आएगा आपके पास, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई 2py। ये जस्ट अभी लिखा गया है, पिछले वाले 2-3 पहले क्वेश्चन में किया है। ये देखो पाई 2py सिग्मा 2pz फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई 2py। अब क्या होगा, ये ग्रेटर इधर थोड़ी ज्यादा होता है, ज्यादा तो इधर वाला ये वाला लगाओगे ना, तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, फर्स्ट। कौन सा आंसर जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। कैसे हो जाएगा, सिग्मा 2p ये क्या होगा, पाई 2py, ठीक है, ज्यादा होगा सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद ये ज्यादा होगा बेटा कौन सा वाला, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर होगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py के। क्लियर, ये बेटा पूरा ऑर्डर है इसका, ये आप देख लो आंसर 1 में मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, आपको इनकरेक्ट मैच बताना है, ठीक है। सबसे पहले BF3 बेटा, BF3 तीन बॉन्ड बनाएगा, तीन इसके पास बोरॉन के पास तीन होते हैं, तीनों बॉन्ड बना लेगा, F F F तीनों बॉन्ड बना लिया, मतलब तीन बॉन्ड बनाए इसने, 3 + 0 3 आ गया। 3 के लिए क्या लिखोगे, sp2, और sp2 बेटा कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। बिल्कुल सही बात है, पहली वाली बात बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा PCl5 बेटा अभी जस्ट पर क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, बिल्कुल होता है। क्यों, PCl5 क्या बनाता है, 5 बॉन्ड बनाएगा, 5 के लिए क्या लिखते हो, sp3d, और ये कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। SF6 बेटा 6 के लिए क्या लिखते हो, SF6 की बात करो तो ये 6 हो गए, और 6 के लिए आप क्या लिखते हो, sp3d2, और इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। कैसी होती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल होती है, जो कि आपको दिया हुआ है स्क्वायर प्लेनर, जो बेटा आंसर क्या है, गलत। और बाकी BeCl2 तो आपको पता ही है क्या होता है, लीनियर। sp आएगा बेटा इसका, BeCl2 का क्या आएगा, Be, इधर आपने Cl जोड़ दिया और इधर क्या जोड़ दिया, Cl, तो बेटा इसका क्या आएगा, sp। कैसा होता है, sp, तो ये लीनियर हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, इसका आंसर क्या जाएगा, थर्ड। कौन सा आंसर जाएगा बेटा, थर्ड। कर इनकरेक्ट पूछा था ना, तो इनकरेक्ट जब पूछा था तो बेटा क्या चला जाएगा, थर्ड आंसर चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े थे, बहुत आसान क्वेश्चन है, साइंटिस्ट की बात की है। डॉबेराइनर ने क्या दिया था बेटा, जो सबसे पहली बात करते हैं, जॉन डॉबेराइनर लॉ ऑफ क्राइट दिया था, याद है। तो इसको क्या करेंगे, पहले का तीसरा हो जाएगा, पहले का तीसरा बेटा 2 में, तो चौथा ऑप्शन गया, पहला ऑप्शन गया, ठीक है। जॉन को ट्वाइस की बात करो तो सिलेंड्रिकल टेबल दी थी, बिल्कुल सही बात है, सारे मिला लेते हैं पहले। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स की बात करते हैं तो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था बेटा, क्या दिया था इन्होंने, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने। डिमिट्री मेंडलीव की बात करें तो पीरियोडिक लॉ दिया था इन्होंने, तो डी का चौथा, अब डी का चौथा दोनों में है, ए का तीसरा नहीं होगा, ए का तीसरा हो गया। अब देखो एक बात समझो, ए का तीसरा हो गया, बी का बेटा कहां जा रहा है, बी का जा रहा है दूसरा, बी का दूसरा, तो बी का दूसरा यहां दिख रहा है, यहां बी का पहला दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, ए, सी का पहला और डी का चौथा, ये आंसर गया। आंसर बेटा इसका मैच कर लेना, क्या जाता है, पहला, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। असर्शन कह रहा है, अब असर्शन रीजन कर लो थोड़ा सा। असर्शन क्या कह रहा है, प्लॉट ऑफ बी अंडररूट बी बेटा अगेंस्ट एटॉमिक नंबर गेव स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बात है, ऐसे करके दिया, ये क्या हुआ फ्रीक्वेंसी, और यहां पे क्या ले लिया बेटा, एटॉमिक नंबर। तो कैसा ग्राफ आता है, इस तरह से ग्राफ मिलता है कि नहीं मिलता है, बताया था मोजले साहब ने, बताया था अंडररूट वी, क्या बताया था, अंडररूट वी इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी। बेटा यहां पे v क्या था, फ्रीक्वेंसी, क्या था, फ्रीक्वेंसी, a क्या था, a एंड b मोजले कांस्टेंट, और z क्या था बेटा, एटॉमिक नंबर, क्या था, एटॉमिक नंबर। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है बेटा, स्ट्रेट लाइन आता है, सही बात है। एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन एटॉमिक मास, बिल्कुल सही बात है। दोनों का ग्राफ देखा था इन्होंने, जब एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ देखा इन्होंने, अंडररूट v, और यहां पे अगर क्या लिया, एटॉमिक मास लिया, तो ग्राफ बेटा इस तरह से आया, ठीक है। ऐसे करके वाइब्रेशन देखने को मिले बहुत सारे, लेकिन इसका जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन आया। तो बेटा दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। तो एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, तो बेटा क्या चला जाएगा,
ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर बेटा इसका क्या जाएगा, आंसर हो गया ए। कौन सा आंसर हो गया, ए। चलो आगे बढ़े। 34 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टी सीबॉर्ग डिस्कवर्ड प्लूटोनियम इन 1940। सही बात है बिल्कुल, ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा सीधी सीधी। 1940। उसके बाद ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट रेंज 94 टू 102। बेटा ये वाली बात गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 92 से अबव, इससे ऊपर चले जाओ, 92 से ऊपर चले जाओ, सारे के सारे बेटा आपको क्या मिलते हैं, ट्रांस यूरेनियम मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ट्रांस यूरेनियम मिलते हैं। 94 टू 100 ये गलत हो गया बेटा। एलिमेंट 106 क्या कहते हैं, सीबॉर्गियम। बिल्कुल सही बात है बेटा। तो कौन कौन सा, पहला वाला सही हो गया और तीसरा वाला, तो 1 एंड 3 थर्ड आंसर जाएगा बेटा इसका। कौन सा आंसर जाएगा, आंसर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया बेटा। कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। चलो आगे बढ़े। क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पांचवें पीरियड की बात कर रहा है। पहली बात क्या कह रहा है, द पीरियड नंबर करस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो आपको 5s दिया हुआ है तो आपको ये क्या बताएगा, पीरियड नंबर बताएगा, ये आपका n हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, ये वाली बात क्या हो गई बेटा, सही हो गई। इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग 5s 4d एंड 5p ऑर्बिटल। बिल्कुल सही बात है बेटा। ऐसे ही तो भरोगे, 5s भरोगे, फिर 4d भरोगे, फिर क्या भरोगे, 5p भर लो, ऐसे करके कर लो। तो ये वाली बात भी क्या हो गई बेटा, सही हो गई। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए आ गया आपका, सही वाली बात हो गई। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन accommodated इन दीज ऑर्बिटल इज 18। बिल्कुल सही बात है। 18 ही तो होते हैं पांचवें में बेटा। ख्याल पहले में कितने, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18। ठीक है। तो पांचवें में कितने मिले आपको, 18 मिले। तो ये एलिमेंट इन द फिफ्थ ऑफ द पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है। तो पहला और दूसरा और तीसरा, कौन सा वाला सही हो, पहला भी सही है। पहला क्या है, द पीरियड नंबर करस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सही बात हो गई। दूसरी वाली बात भी सही हो गई और तीसरी वाली बात भी सही हो गई। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, डी, 1 2 3 बेटा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर। अब आपके पास मेटेलिक करेक्टर, मेटल्स बेटा आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल होते हैं सारे, और इधर जाने पे लेफ्ट टू राइट, जैसे लेफ्ट टू राइट जाने पे बेटा पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर कम होता जाता है, नीचे जाने पे मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। ठीक है। तो मेटेलिक करेक्टर अगर बात करें, किसकी बात करें, मेटेलिक करेक्टर की बात की जाए तो मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पे आपको क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा, और टॉप से बॉटम आने पे बेटा इंक्रीज मिलता है। ठीक है। अब देख लो आप, ये आपके पास सोडियम है, ये आपके पास मैग्नीशियम है, उसके बाद कौन है, बेरिलियम दिया हुआ है, ये बेरिलियम हो गया यहाँ पे। ठीक है, बेरिलियम। उसके बाद कौन दिया हुआ है, सिलिकॉन दिया हुआ है बेटा, ये सिलिकॉन हो गया। ठीक है। और कौन दिया हुआ है, फास्फोरस, यहाँ पे फास्फोरस हो गया। तो इधर जाने पे मेटेलिक करेक्टर कम हो रहा है बेटा। तो पहले तो ऐसे करके होगा, क्लियर, ये कंडीशन होगी। तो ये कंडीशन आपको कहां दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है बेटा। उसके बाद यहाँ पे बेरिलियम आ गया, तो इसका तो बेटा क्या होगा, कम होगा ना। तो ये इस तरह से क्या आंसर चला जाएगा इसका, ये वाला आंसर जाएगा। ठीक है, बी। आंसर क्या हो गया बेटा इसका, बी। मतलब बी क्या, सेकंड आंसर। कौन सा आंसर बेटा, सेकंड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इधर चला गया, ऐसे देख लो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसकी बात करते हैं। अ कैटाइन इज अ स्मॉलर देन पेरेंट एटम, हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन व्हाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन द सेम। बिल्कुल सही बात है बेटा। आपको एक बात पता है, छोटी सी मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, नैप। क्या बता रहा हूं, नैप। नेगेटिव वाला सबसे ज्यादा होता है, फिर न्यूट्रल होता है, फिर पॉजिटिव होता है। ये रेडियस का चार्ज है। मतलब आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हो तो रेडियस का साइज इस तरह से देखना होगा आपको। कोई भी रेडियस बतानी है आपको, इस तरह से बताना है। द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज इट्स मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल एटम। सही बात है। और न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हायर होनी चाहिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव। अब दूसरा आपको निकालना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन देखना है, तो बेटा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बेटा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वाली बात भी बेटा क्या एकदम सही है। तीसरी बात क्या कह रहा है, एनाइन विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज। ऐसा एनाइन जिसके पास ग्रेटर नेगेटिव चार्ज है, उसकी रेडियस लार्जर होती है, क्योंकि नेट रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल आउटग्रोथ न्यूक्लियर चार्ज एंड द आयन एक्सपेंड इन साइज। बिल्कुल सही बात है बेटा। जो नेगेटिव चार्ज अभी जस्ट बता के आए हो, ये नेगेटिव है बेटा, क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज है
उसके पास क्या होगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन अ ग्रुप, नीचे जाने पे बेटा आयनेशन एंथैल्पी कम होती है, बिकॉज इंक्रीज इन शील्डिंग आउटग्रोथ, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। तो बेटा इसका आंसर ये भी सही हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन इसमें सही है बेटा। तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, आंसर सी बेटा। कौन सा आंसर चला जाएगा इसका, आंसर 3, ठीक है। क्लियर है, कोई बात इसमें डाउट तो नहीं। देख लो, कैटाइन स्मॉलर होना चाहिए, सेकंड आयनेशन ज्यादा होती है, एलायन जो होता है ग्रेटर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी रेडियस ज्यादा होगी, और आयनेशन एंथैल्पी नीचे जाने पे डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following elements will have the least negative electron gain enthalpy? बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा है, तो सबसे कम बेटा क्या होती है, फ्लोरीन। अगर देखोगे तो इधर जाने पे देखो, लेफ्ट से राइट जाने पे, लेफ्ट से राइट जाने पे बेटा क्या होती है, इंक्रीज होती है, और टॉप से बॉटम आने पे बेटा क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, आपको देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, यहां पे आएगा सल्फर बेटा, इधर आएगा, और यहां पे आएगा आपका फास्फोरस, ठीक है। तो सबसे कम पूछ रहा है ना, तो नीचे आने पे बेटा इसकी क्या हो जाएगी, फास्फोरस की जो होगी वो सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following correctly explain why aluminium can form AlF6 but boron can form a BF4 minus? क्या कह रहा है बेटा, एल्युमिनियम तो आपका क्या बना दे रहा है, AlF6 बना दे रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, 3d और वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा, इस वजह से बेटा ये क्या करेगा, 6 फ्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन एल्युमिनियम जुड़ जाएगा, बट बोरॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ BF4 बना पाता है, क्योंकि इसके पास बेटा कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल 3d वाला इस तरह से d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता है। तो क्या बोल रहा है, एल्युमिनियम हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, गलत बात हो गई बेटा। बोरॉन हैज एक्सेस टू 9 वैलेंस, ये भी बात गलत हो गई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है, व्हाई एल्युमिनियम कैन एक्सपेंड हिज वैलेंस शेल टू अकोमोडेट मोर देन 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है बेटा, तीसरा आंसर। कौन सा आंसर जाएगा इसका, थर्ड। कौन सा आंसर, थर्ड। क्यों, क्योंकि इसके पास एल्युमिनियम अपने आप को वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सपेंड कर सकता है, एक्सपेंड बना देगा, और 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है बेटा, इसके पास d ऑर्बिटल पाया जाता है, ठीक है, वैकेंट। Which one of the following statement is incorrect? बेटा क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज फ्रॉम ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, सही बात है। The greatest increase in ionization enthalpy is experienced on removal of electron from core noble gas configuration, बिल्कुल सही बात है बेटा। End of valence electron is marked by big jump of ionization enthalpy, बिल्कुल सही बात है बेटा। आप मैंने एक बात बताई थी, आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2, अगर आपको यहाँ पे आयनाइजेशन 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 में, जैसे इसकी मान लो 400 मिल रही है और इसकी बेटा 1600 मिल रही है, तो यह क्या हुआ, एकदम से बिग जंप मार दिया इसने, तो बिग जंप मार दिया, इसका मतलब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा क्या था, 1 था। कितना था, 1। तो कहीं पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात आए तो वहां पे आपको बिग जंप मिलता है देखने को। तो ये वाली बात भी बेटा क्या हो गई, एकदम राइट हो गई। लास्ट बात है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल बियरिंग लोअर वैल्यू इज इजियर देन फ्रॉम ऑर्बिटल हैविंग। बेटा लोअर वैल्यू कैसे कर दोगे, लोअर वैल्यू में क्या होगा, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है, तो लोअर वैल्यू n का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मान लो 2s है, और यहां पे मान लो 3 दे दिया आपने, तो ये तो पास है न्यूक्लियस के, तो इससे इलेक्ट्रॉन थोड़ी आसानी से निकाल दोगे, इलेक्ट्रॉन तो यहां से आसानी से निकाल सकते हो ना। तो बेटा ये वाली बात जो हो गई वो गलत हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, 4। कौन सा आंसर जाएगा, 4 आंसर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडरिंग द एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्टिविटी ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग बेटा कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को अच्छे से शो करेगा। तो इसमें बात करें तो सबसे पहले तो बेटा फ्लोरीन, देखो एक बात समझ लो, लेफ्ट से राइट जाने पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। टॉप से बॉटम आने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब एक बात समझो आप, फ्लोरीन बेटा सबसे मैक्सिमम, अब देखो फ्लोरीन, ये वाला तो बात यही गलत हो गई और ये वाली बात यहां पे गलत हो गई, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, एक जगह क्लोरीन है, एक जगह ऑक्सीजन है, तो क्लोरीन और ऑक्सीजन में डिसाइड करना है आपको। तो क्लोरीन बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से तो कम है ना, तो ऑक्सीजन अच्छे से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, क्लोरीन कम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, इस वजह से ये वाला ऑर्डर बेटा सही हो जाएगा, और ये ऑर्डर जो होगा आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन को ज्यादा दिखा रहा है और ऑक्सीजन को कम दिखा रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए और क्लोरीन कम होना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। द स्पेशीज ऑर्गन
potassium and calcium contain the same number of electrons in which order do their radii increase. अभी आप एक पढ़ के आए हो ऑर्डर कि अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं तो नैप से बात करता हूं, नेगेटिव वाला सबसे ज्यादा, फिर आपको नॉर्मल दिखेगा, फिर आपको बेटा पॉजिटिव देखना पड़ेगा। तो नेगेटिव की बात करें तो यहां पे नेगेटिव तो कोई है ही नहीं। अब देखो पॉजिटिव बेटा जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा वो सबसे कम हो जाएगा। तो बेटा आप बात करो यहाँ पे कैल्शियम +2 की, किसकी बात करो, कैल्शियम +2, उसके बाद बेटा कौन आएगा, पोटेशियम प्लस, और फिर कौन आएगा बेटा, ऑर्गन। तीनों ही क्या हैं, तीनों ही आपको क्या दिख रहे हैं, सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा। क्या है ये, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम, पोटेशियम, ऑर्गन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, ए हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। इस वजह से आंसर लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आंसर बेटा 1। ठीक है, कैल्शियम इस तरह से, ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये +2 चार्ज है, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। आगे बढ़ो बेटा। 43rd क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एन एटम हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहां से होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब पता है आपको, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव बेटा कहां से कर सकते हो, 2p6, ये तो फुलफिल हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया, बात ही खत्म हो गई बेटा इनकी। तो 2p5 ये नॉर्मल फील्ड है, लेकिन ये 3s1 बेटा दूर हो गया, और ये देखो तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, बी, क्योंकि 3s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है, लेकिन p से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। इस वजह से बेटा 3s1 जो होता है यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हो। तो लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा सेकंड वाले की, तो इसका आंसर जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एटम की बात कर रहे हैं बेटा। आपको एक बात पता होगी, इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात की जाए अगर, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बेटा एमओटी के हिसाब से, किसके हिसाब से, एमओटी के हिसाब से पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो ये मिल गया आपको सी का पहला पैरामैग्नेटिक। अब आप देखो नाइट्रोजन एटम एलिमेंट विद हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 का एलिमेंट है कि नहीं है, तो ए का थर्ड मिला दो, ए का क्या मिला दो, थर्ड। तो ये वाला काट दो बेटा, ये वाला काट दो, ए का थर्ड 2 में दिखाई दे रहा है, और सी आपने मिला लिया है, सी का बेटा पहला है, तो सी का पहला कहीं दिख रहा है, सी का पहला दिख रहा है चौथे वाले में, सी यहाँ पे ए का थर्ड, सी का 4, ये गलत हो गया बेटा। आप देखो एक बात और सुन लो, आपके पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल अभी जस्ट बता के आए इससे पहले कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग बेटा। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बेटा बी का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। और आपके पास क्या बचा, यहां पे बचा फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल ये हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक हो गया, और जीनॉन बेटा, जीनॉन क्या देखेगा, मोस्ट रिलेटिव सेकंड, तो डी का बेटा सेकंड और ए का तीसरा। तो आंसर क्या जाएगा इसका, फोर्थ। कौन सा आंसर जाएगा, आंसर बेटा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का, in which of the following arrangement of the order is not strictly according to property written against it। मतलब कौन सा इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इसके हिसाब से कौन सा इसमें सही फिट नहीं होता, ये देखना है आपको। CO2, SiO2, SnO2, PbO2, बेटा नीचे जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्साइड में बढ़ती जाती है, बिल्कुल करेक्ट बात है, ये ऑर्डर सही है बेटा। HF, HCl, HBr, HI एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, हाँ बिल्कुल बढ़ाता है भाई। HI जो है वो लार्ज साइज हो गया, तो ये अच्छे से H+ डोनेट कर सकता है, जब H+ डोनेट कर देगा तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ी जाएगी, जाहिर सी है। तो नीचे जाने पे बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, बिल्कुल क्लियर बात है बेटा। सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन की होती है इसमें, अगर इधर देखें तो ये ऑर्डर क्या हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। ये वाली बात बेटा क्या होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, अगर नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आने पे NH3, फिर क्या आता है बेटा PH3, फिर क्या ऑर्डर होता है ASH3, फिर क्या होता है बेटा ऑर्डर SbH3। ये ऑर्डर होता है आपका बेसिक स्ट्रेंथ का, क्लियर है। तो ये वाला आंसर बेटा यहां पे क्या दिया हुआ है, गलत है, आंसर थर्ड, क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन है 46 आपका लास्ट क्वेश्चन, मतलब 135 नंबर। क्या देखना है आपको, फॉलोइंग स्टेटमेंट की बात करनी है। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, स्टेटमेंट 3 दिया हुआ है और स्टेटमेंट 4 दिया हुआ है। 4 टाइप के आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे। अब देखना है आपको, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन बोथ एल्कली मेटल एंड हैलोजन, बिल्कुल सही बात है। एटॉमिक रेडियस जो होती है इंक्रीज होती है नीचे जाने पे, कैसे, मेटल में जाओ चाहे हैलोजन में जाओ, दोनों ही बातें सही है। दूसरी बात, एट द सेम पीरियड में चल रहे हो, एल्कली मेटल्स हैव लार्जर एटॉमिक रेडियस देन हैलोजन,
बिल्कुल सही बात है। इधर से इधर जब जाते हो, लेफ्ट से राइट बेटा आकर जा रहे हो आप, ये लेफ्ट है और ये आप राइट जा रहे हो, तो रेडियस बेटा क्या होती है, रेडियस आपको पता है जेड इफेक्टिव पढ़ने की वजह से रेडियस कम हो जाती है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि एटॉमिक रेडियस जो होती है वो एल्कली मेटल की ज्यादा होती है, किससे, हैलोजन से। स्टेटमेंट थर्ड क्या कह रहा है, द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल। बिल्कुल सही बात है बेटा, नीचे टॉप से बॉटम जा रहे हो, ये टॉप है और ये बॉटम है, तो नीचे आने पे बेटा नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है, नंबर ऑफ शेल बढ़ जा रही है, नंबर ऑफ शेल बढ़ जा रही है, तो वो क्या हो रहा है, अच्छे से आप इलेक्ट्रॉन को सही से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से उसकी रेडियस बेटा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो रेडियस जब बढ़ गई बेटा, तो ये वाली बात भी क्या हो गई, सही हो गई। लास्ट बात है, फ्लोरीन हैज अ लार्जर एटॉमिक रेडियस देन लिथियम बिकॉज हैलोजन हैव मोर इलेक्ट्रॉन। बेटा बिल्कुल गलत बात है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की रेडियस जो होगी वो लार्जर कैसे हो जाएगी, एल्कली मेटल की रेडियस जो होगी वो ज्यादा होगी और फ्लोरीन की कम हो जाएगी। तो आंसर बेटा इसका क्या होगा, 1 2 3। कौन सा सही है, 1 सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ वाला स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर चला जाएगा बेटा 1। केमिस्ट्री के बेटा 45 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट आपका बायोलॉजी